नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कला का एक नया चैप्टर। तो आज हमारा कला का नया चैप्टर होगा मध्यकाल की चित्रकला, यानी कि मध्यकाल जो हम लोगों का अब तक हम लोग प्राचीन पढ़ रहे थे, अब उसके बाद आधुनिक इसके बाद आएगा। ये हम लोगों का युग आधुनिक चल रहा है, प्राचीन हम लोग पढ़ चुके। अब उसके बीच के कला के बारे में आज से हम लोग उसकी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग हम लोगों की रहेगी मध्यकाल की चित्रकला। है मध्यकाल की चित्रकला कब की है? ये चित्रकला लगभग 700 से 1600 ईस्वी के दरमियान विकसित होती है और यह पोथियों की चित्रकला मानी जाती है। पोथियों की चित्रकला मानने का एक कारण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड है 700 से 1600 ईस्वी। उस समय हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं की संख्या बढ़ गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और मुस्लिम आक्रमणकारी क्या करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विध्वंस करते थे। तो उस समय की अपनी चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए उस समय के लोगों ने एक नई विधि निकाली। उन्होंने क्या किया कि कागज़ तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि ताड़ पत्रों पे अपनी जो अभिव्यक्ति थी या अपने धर्म के बारे में या अपनी अभिव्यक्ति, उसको ताड़ पत्रों पे उतारना शुरू किया। और ताड़ पत्र की एक खासियत है कि लपेटने में भी आसान था। तो जब अगर कभी आक्रांता आक्रमण करते थे तो अपने चित्रों को, अपनी अनुकृतियों को सुरक्षित करने के लिए वो तुरंत उसको लपेटते थे और लेके वहाँ से चले जाते थे, और उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने में भी वो आसान था। तो इन सब कारणों को देखते हुए मध्यकाल में की चित्रकला जो थी वो पोथियों पे विकसित हुई। इसलिए इस काल की चित्रकला को पोथियों की भी चित्रकला कहा जाता है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पोथियों की चित्रकला किस समय को कहा जाता है, उसमें टाइम दे सकता है या मध्यकाल पूछ सकता है। तो सीधे सीधे पूछेगा पोथियों की चित्रकला। पोथियों की चित्रकला कब की है? मध्यकाल की है। तो आज हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं कि मध्यकाल की जो चित्रकला है पोथियों की, उसमें आपकी संभवतः आती है आपकी पाल शैली, गुजराती शैली, जैन शैली और अभ्रंश शैली। और अभ्रंश शैली से ही देखते हैं आपका राजस्थान शैली शुरुआत होती है। तो हम लोग अब शुरू करेंगे आज मध्यकाल की चित्रकला। तो हेडिंग डाल लेंगे मध्यकाल की चित्रकला। हेडिंग हम लोगों की होगी मध्य काल की चित्रकला, और इसी को पोथियों की भी चित्रकला कहते हैं। इसको पोथियों की चित्रकला अगर कोई बोले तो समझ लीजिए कि मध्यकाल की बात कर रहा है। पोथियों की चित्रकला, ये तो हो गया। अब इसका टाइम पीरियड भी इसको देख लेते हैं। टाइम पीरियड इसका आपका हो जाएगा 700 से आपका 1600 ईस्वी तक यह चलती है। यह 700 से 1600 ईस्वी तक चलती है और यह दो भागों में मध्यकाल को दो भागों में बांटा जाता है। संभवतः कितने भागों में? दो भागों में। तो मध्यकाल का दो भाग हो जाएगा, दो भागों में इसको बांट देते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हो जाएगा? आपका पहला हो जाएगा पूर्व मध्यकाल और दूसरा जो हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, तो हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की पूर्व मध्य काल और दूसरी आपकी हो जाएगी उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्यकाल जो आपका चलता है 700 से शुरू हो जाता है और ये चलता है आपका 1000 ईस्वी तक। कब तक? 1000 ईस्वी तक, ये पूर्व मध्यकाल का टाइम है। अब उत्तर मध्यकाल का क्या होगा? तो उत्तर मध्यकाल यहीं से शुरू हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1000 ईस्वी से कब टाइम यहाँ देख लीजिए 1600 है, तो 1600 ईस्वी तक ये हम लोगों का हो गया। इसको हम लोग दो भागों में बांट दें। किसको? मध्यकाल को। मध्यकाल कौन सी? पोथियों की चित्रकला। अब इस पोथियों की चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ हम लोगों को पढ़ना है? तो देखिए इसमें हम लोगों को एक पढ़ना है पाल शैली और दूसरी है आपकी गुजरात शैली और जैन शैली, और इसी में है आप भ्रंश शैली। ये जो गुजरात शैली, जैन शैली, भ्रंश शैली सब एक ही है, बस
नाम इसका अलग अलग है। नाम क्यों अलग है? क्षेत्र के हिसाब से, जहाँ जहाँ क्षेत्र इसका परिवर्तित होता गया। तो ये गुजरात में गुजराती शैली हो गई, गुजरात में जैनों के प्रभाव ज़्यादा था तो जैन शैली भी उसको बोला गया, अपभ्रंश शैली। तो शुरुआत आज हम लोग करेंगे पोथियों की चित्रकला में पाल शैली से। क्यों? क्योंकि पोथियों की जो शुरुआत होती है ये पाल शैली से ही होती है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे पाल शैली। पाल शैली, पाल शैली आज हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो पाल शैली है ये आपकी चलती है 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक। और इस शैली में सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो गौतम बुद्ध को यह समर्पित है। गौतम बुद्ध को समर्पित है। क्यों? क्योंकि हमको, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाल जो शासक थे एक बौद्ध धर्मावलंबी थे, तो गौतम बुद्ध को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो एक गौतम बुद्ध को समर्पित है। अब इस शैली को बढ़ाने में किन किन राजाओं का योगदान था इसको हम लोग देखेंगे। तो शैली को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान राजाओं का ही होता है। तो बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाया? तो उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म को कोई बढ़ाया तो पाल शासक। तो पाल शासक कहाँ रहते थे? पाल शासक बेसिकली बंगाल, बिहार, उनका क्षेत्र नेपाल तक भी था, उसमें ये अपना राज्य करते थे। तो ये पाल वंश के जो राजा थे, अब इनके एक एक करके पढ़ेंगे और उन्होंने पाल शैली को विकसित करने में बौद्ध धर्म के विकास में क्या क्या योगदान दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता था। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे आपका पाल शैली के राजा, पाल वंश के राजा। तो हम लोगों के पहले ये हो जाएगा कि पाल वंश के राजा, ऐसे लिख लेते हैं, पाल वंश के शासक, शासक लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। पाल वंश के शासक, इन पाल वंश के शासकों ने इस शैली को बढ़ाया। तो कौन कौन बढ़ाया? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाल वंश के संस्थापक पहला हो जाएगा राजा गोपाल पाल। ये क्या थे? ये पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक थे। और ये क्या किए? इन्होंने पाल वंश की स्थापना की और अपने सीमा का विस्तार किया। और ये अपनी सीमा कहाँ कहाँ तक बढ़ाए? तो इनकी सीमा जो विस्तार था, सीमा विस्तार इनका था, सीमा विस्तार, ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल से बिहार ले गए, बिहार से नेपाल तक ले गए। यानी कि गोपाल पाल ने क्या किया? अपनी सीमा को बंगाल, बिहार तथा नेपाल तक विकसित किया, लेकिन मुख्य केंद्र इनका क्या था? बंगाल ही बना रहा। मुख्य केंद्र बंगाल बना रहा। किनका? राजा गोपाल पाल का, ये संस्थापक थे। इनका मुख्य केंद्र बंगाल तक। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बस सिद्ध अपने शासन की स्थापना की और अपने सीमा विस्तार किया। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी पुत्र आते हैं। इनके उत्तराधिकारी पुत्र हैं, उत्तराधिकारी पुत्र। इनके जो उत्तराधिकारी पुत्र हैं वो होते हैं धर्मपाल। इनके उत्तराधिकारी पुत्र कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल जो हैं, धर्मपाल जो हैं, ये जो इनके सीमा तो विस्तार हो चुका था, ये क्या थे? एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, विद्या के पारखी थे, कला संरक्षक थे और सुंदर सुंदर इन्होंने स्थापत्यों का निर्माण कराया। कौन? राजा धर्मपाल। तो क्या थे? कला अनुरागी थे, कला अनुरागी थे, विद्यापरक थे। उसके साथ साथ इन्होंने सुंदर सुंदर स्थापत्यों का निर्माण कराया, सुंदर सुंदर स्थापत्य। और ये सारे स्थापत्य बौद्ध धर्म से संबंधित थे। सुंदर सुंदर स्थापत्यों का निर्माण कौन कराते हैं? आपके धर्मपाल जी। और इन स्थापत्यों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने स्थापत्य के निर्माण किए थे। इनके स्थापत्य आपके में आ जाएंगे आपके,
इनका विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन्होंने ही बनवाया, जो कि बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। उसके बाद एक करते हैं इसके बाद ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिर भागलपुर बिहार बनवाते हैं। बिहार उसके बाद ये बनाते हैं उदंतपुरी और सोमपुरी। विक्रमशिला हो गया, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं भागलपुर। भागलपुर में क्या बनाते हैं? बिहार बनवाते हैं। बिहार क्या है? बिहार जैसा कि बताया कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। फिर उदंतपुरी बिहार बनाते हैं, उदंतपुरी बिहार और सोमपुरी बिहार। उदंतपुरी और सोमपुरी बंगाल में है, सोमपुरी बिहार। ये दोनों कहाँ हैं? ये बंगाल में है, बंगाल में हैं। कौन कौन से? उदंतपुरी और सोमपुरी, ये बंगाल में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भागलपुर बिहार, ये दोनों आपके भारत के जो एक राज्य है बिहार, उसमें है। अब इन्होंने स्थापत्य का इन्होंने पाल शैली को बढ़ाने में ये योगदान दिया कि इन्होंने स्थापत्यों का निर्माण कराया। अब इसके बाद आते हैं राजा देवपाल। हम उन्हीं राजाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने पाल शैली को विकसित करने में योगदान दिया। तो राजा देवपाल आते हैं। राजा देवपाल जो आते हैं, इन्होंने भी सीमा का विस्तार किया। सीमा का विस्तार करने के साथ साथ ये वास्तुकला के भी संरक्षक थे और चित्रकला के भी महान संरक्षक थे। तो ये राजा देवपाल जो हैं, ये क्या किए? ये भी सीमा विस्तार करते हैं, अपनी सीमा को बढ़ाते हैं, सीमा विस्तार करते हैं। उसके बाद कला संरक्षक हैं, कला संरक्षक हैं। ये सीमा का विस्तार करते हैं, कला संरक्षक हैं। तो कला संरक्षक है तो इसके मतलब कि ये चित्रकला के भी संरक्षक होंगे। तो कला संरक्षक है, कला संरक्षक में मतलब क्या क्या करते हैं? चित्रकला भी बनवाते हैं और वास्तुकला का भी निर्माण कराते हैं, वास्तुकला का भी निर्माण कराते हैं। वास्तुकला मतलब स्थापत्य का भी निर्माण कराते हैं। कौन है? ये आपके हैं राजा देवपाल। और इन्होंने इन्होंने सारनाथ में, गया में, नालंदा में, कुर्तिहार में, कितनी जगह? टोटल 4 जगह। आपका जो हो गया सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्तिहार। कुर्तिहार कहाँ है? कुर्तिहार बरेली में। इन 4 जगह इन्होंने मूर्ति कारखाना बनवाया, यानी मूर्ति का कारखाना बनवाया, मूर्ति कारखाना का निर्माण कराया। राजा देवपाल ने 4 जगह, सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्तिहार। कुर्तिहार मतलब बरेली, आज का बरेली। इन 4 जगहों पर इन्होंने क्या किया? मूर्ति के कारखाना का निर्माण किया, यानी कि इन 4 जगहों पे मूर्तियां बनाई जाती थी। किनकी बनाई जाती थी? सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई जाती थी। इन्होंने ही महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। ये महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में। महाबोधि मंदिर ये कहाँ है? आपके बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण यहीं करवाते हैं। कौन? राजा देवपाल। और इन्हीं के दरबार में 2 पिता पुत्र हैं। कौन? धीमान और वित्तपाल। इन्हीं के यहाँ हैं एक पिता पुत्र हैं। इन्हीं के यहाँ वो पिता पुत्र हैं जिनका नाम आप लोग सुनते हैं, धीमान और वित्तपाल। ये दोनों पिता पुत्र को लामा तारानाथ, एक चित्रकला के महान दार्शनिक हैं लामा तारानाथ, तिब्बत के रहने वाले हैं। तो लामा तारानाथ क्या बताते हैं? लामा तारानाथ जी कहते हैं कि ये जो
पिता पुत्र हैं धीमान और वित्तपाल, इन्होंने ही पोत शैली की स्थापना की है। लामा तारानाथ के अनुसार चित्रकला में जो पोत शैली चलती है उसका संस्थापक कौन थे? लामा तारानाथ के अनुसार पोत शैली के संस्थापक हैं कौन? धीमान और वित्तपाल, जो पिता पुत्र हैं। धीमान पिता है, वित्तपाल उसका पुत्र है। इसके बाद नारायण पाल आते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करते हैं। उसके बाद एक दो और आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं आपके महिपाल। अब हम लोग महिपाल को देखते हैं कि महिपाल आखिर क्या क्या किए। महिपाल, अगले जो प्रतापी राजा थे पाल वंश के, वो महिपाल थे। महिपाल जो है सबसे प्रतिभाशाली सम्राट थे। कौन? महिपाल। इन्होंने सबसे ज़्यादा चैत्य और स्तूपों का निर्माण कराया था। क्या थे? सबसे प्रतिभाशाली सम्राट कौन थे? महिपाल। और इन्होंने क्या किया? सबसे ज़्यादा चैत्य और स्तूपों का निर्माण कराया। महिपाल क्या करते हैं? सबसे ज्यादा चैत्य और स्तूपों का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख चैत्य हैं, जैसे आपकी मूलगंध कुटी हो गई, धर्मराज का स्तूप हो गया। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध हैं जो आपके मूल गुंद कुटी और धर्मराज का स्तूप, धर्मराज का स्तूप, ये दो प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही कराया था, मूलगुंद कुटी और धर्मराज का स्तूप का। अब ये पाल शैली के कुछ प्रमुख राजा हो गए जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने में योगदान दिया। अब हम लोग देखते हैं पाल शैली में आखिर क्या क्या हुआ था। देखिए, जो पाल शैली में थी, इसमें सबसे ज़्यादा सचित्र पोथियों का निर्माण किया गया, यानी कि पोथियाँ, ग्रंथ लिखे गए। वो ग्रंथ किस पे लिखे गए? जैसे पहले बता चुका, ताड़पत्रों पे। तो सचित्र जो पोथियाँ लिखी गई इस समय जो सचित्र पोथियाँ लिखी गई, यानी कि इस पोथियों पे चित्र भी बनाया जाता था और साथ साथ लेखन भी किया जाता था। तो सचित्र पोथियाँ जो लिखी गई, ये किस पे लिखी गई? ताड़पत्र पे। सबसे ज़्यादा कहाँ लिखी जाती थी? ये बंगाल में लिखी जाती थी। बंगाल में सबसे ज़्यादा लिखी गई। उसके बाद बिहार, सबसे ज़्यादा बंगाल में लिखी गई। उसके बाद आपके बिहार में लिखी गई और नेपाल में भी लिखी गई। यानी इसका केंद्र कहाँ कहाँ था? सचित्र पोथियाँ लिखने का 3 जगह, बंगाल, बिहार और नेपाल। और इन पोथियों, ये पोथियाँ जो थी वो ताड़पत्रों पर ही लिखी जाती थी। पाल शैली के जो चित्र थे या पाल शैली की जो पोथियाँ थी, वो महायान शाखा संबंधित थी, क्योंकि जब चित्र की बात आ जाती है तो हीनयान में तो चित्र बनेंगे नहीं, तो ये महायान शाखा से संबंधित थी। तो ये जो सचित्र पोथियाँ थी, किससे थी? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि किससे संबंधित थी, तो जानना जरूरी है। महायान शाखा से संबंधित थी। कौन सी? ये आपकी पाल शैलियाँ महायान शाखा संबंधित थी। और पहले बता दो ताड़पत्र पर लिखे जाते। अब उन ताड़पत्रों की हम लोग थोड़ी सी लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं, उसको भी जानना जरूरी। तो ताड़पत्र पे जो लिखी जाती थी, किस पे लिखे थे? ताड़पत्र पे। साइज क्या होता था? जो पोथियाँ लिखी जाती थी उनकी साइज 22 इंच लंबा था और 2 इंच चौड़ा। तो लंबाई क्या थी? लंबाई जो थी 22 इंच और चौड़ाई 2 इंच। ये पोथियों की बात है, यानी ग्रंथों की बात है।
अब उस ग्रंथों में जब चित्र बनते थे, यानी कि ये तो ग्रंथ हो गए, अब उसके बाद जो पाल शैली में चित्र बनते थे उनकी भी चित्रों की नाप क्या थी, तो चित्रों के नाप जो था वो भी ताड़पत्र पे बनते थे। चित्र भी आपके किस पे बनेंगे, चित्र भी बनेंगे ताड़पत्र पे, और इसकी भी लंबाई है आपकी 22.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। कुल मिला जुला के पोथियों और चित्रों की साइज बराबर थी, बस 0.5 का मतलब है, कहीं कहीं 22.5 मिलता है, 2.5 मिलता है ऐसे। तो इस वजह से दोनों चीज़ आप जानते रहिए, 22 इंच 2 इंच या 22.5 इंच या 2.5 इंच। ये आपकी हो गई पोथियाँ कि कितने किस चीज़ की बनती थी, कितने पे किस चीज़ की बनती थी और कितना साइज था। अब हम लोग देखेंगे पाल वंश में जो पोथियाँ लिखी गई है उनके नामों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोथियाँ हैं जो उस समय प्रमुख रूप से लिखी गई। तो अब हम लोग पोथियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पाल वंश की पोथियाँ, पाल काल की पोथियाँ। पाल वंश की जो पोथियाँ थी इसमें प्रमुख रूप से थी आपकी प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता जो थी ये प्रथम रचित ग्रंथ था ताड़पत्र पे, और इसको लिखा कौन था, इसको नागार्जुन ने लिखा था, और ये किस पे लिखी गई थी, ताड़पत्र पे। तो पहला हम लोगों की हो जाएगी प्रज्ञा पारमिता, ठीक। और एक प्रथम है, प्रथम रचित पोथी, और कौन लिखे, नागार्जुन। और किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। सारी चीज़ें महायान शाखा से ही संबंधित है। तो एक प्रथम हो गई। उसके बाद साधन माला भी उसी समय की है, ये भी बौद्ध ग्रंथ है, साधन माला। उसके बाद करण देव गुहा है, प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, करण देव गुहा, पंचशिखा, पंचशिखा, गंधव्यूह, गंधव्यूह। अब उसके बाद आपकी हो जाएगी ये सारी जो ग्रंथें हैं, ये सारी जो हैं महायान शाखा से संबंधित। कौन कौन सी, प्रज्ञा पारमिता, साधन माला, करण देव गुहा, पंचशिखा, गंधव्यूह, ये सारी जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाता है जैन धर्म की पोथियाँ, और वो इसकी पोथियाँ दे के पूछ लेता है कि ये किस धर्म से संबंधित है, किसमें कौन सी बौद्ध पोथी है, कौन सी जैन पोथी है। अब हम लोग देख लिए, ये हो गई आपकी पाल वंश की उस समय की प्रमुख पोथियाँ। अब पाल वंश के बारे में उस समय के लोगों के क्या विचार थे, तो एक हेलन रूबिसो नामक दार्शनिक, इन्होंने पाल शैली को क्या कहा, बिहार शैली। तो हेलन रूबिसो ये क्या कहते हैं, ये बेसिकली मानते हैं कि पाल शैली जो है, पाल शैली बिहार शैली है, बिहार शैली है। इनके कहने का मतलब है कि ये पाल शैली को पाल शैली न करके स्थान के नाम पर इसको बिहार की शैली बोलते हैं। तो पाल शैली को बिहार की शैली कौन कहा, आपके हेलन रूबिसो ने। और बंगाल के जो पाल शैली के चित्र के निर्माण करता थे, ये तो आपके पोथी हुए। अब बंगाल में हम लोग देखेंगे कि बंगाल में चित्रों के, बंगाल में पाल शैली के, बंगाल में पाल शैली के चित्रों के निर्माण कर्ता जो थे ये मुख्यतः अशिक्षित और व्यवसायी लोग थे। निर्माणकर्ता अशिक्षित और व्यवसायी
लोग थे। मतलब बंगाल में जो पाल शैली के जो भी चित्र बनते थे या जो रचनाएं लोग करते थे, जो करने वाले लोग थे, अशिक्षित थे और उसके साथ साथ ये लोग व्यवसाय करते थे। मतलब कि इस शैलियों को बना के बेचते थे और उससे धन का अर्जन करते। तो इस प्रकार हम लोगों की मध्यकाल के अंतर्गत पाल शैली लगभग कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लोग अब मध्यकाल की चित्रकला को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।